नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज विद मुक्की में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इस कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों के कारण हमारे देश के विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, परंतु हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। हम ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन कर निश्चय ही अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सीबीएसई ने इन परिस्थितियों के मद्देनज़र कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का पाठ्यक्रम लगभग 1/3 कम कर दिया है। आज हम कक्षा 11 के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र पैटर्न पर चर्चा करेंगे। ये आपके समक्ष प्रस्तुत है कक्षा 11 हिंदी आधार कोड संख्या 302 का पाठ्यक्रम 2020-21। प्रश्न पत्र का पहला जो प्रश्न होगा वो खंड क अपठित बोध से होगा। अपठित बोध जो कि 15 अंक का आएगा। अपठित बोध का मतलब आप समझते हैं, अपठित यानी जो आपने नहीं पढ़ा अभी तक, और बोध यानी समझना, अंडरस्टैंड करना, यानी जो चीज़ आपने अभी तक नहीं पढ़ी है उसे पढ़ करके समझना। तो इसमें 2 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश बोध, यानी अपठित गद्यांश आएगा, उस पर आधारित बहुविकल्पीय 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 1-1 अंक के 10 प्रश्न मिलाकर 10 अंक का पहला प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश बोध का होगा। इस पर आधारित भी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे जो कि 1-1 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से अपठित पद्यांश बोध भी आपका 5 अंक का हो जाएगा। उसके बाद खंड ख शुरू होता है। कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन इस खंड का नाम है, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक आपकी है उसके आधार पर प्रश्न होंगे। 25 अंक का होगा ये खंड, जिसमें इस खंड का पहला प्रश्न या प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न होगा। कोई भी घटना या स्थिति या चित्र आपको दे दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको रचनात्मक लेखन करना है। यानी जो भी जितना अच्छा सृजनात्मक लेख करता है, अच्छा जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग है, उसका ये प्रश्न सबसे अच्छा होगा और ये 5 अंक का होगा। निबंधात्मक 1 प्रश्न होगा, यानी इसमें विकल्प दिए जाएंगे आपको, 1 से अधिक स्थिति या घटना दी जाएंगी, उनमें से कोई एक को चुनकर उसके आधार पर आपको रचनात्मक लेखन करना होगा। चौथा प्रश्न औपचारिक अनौपचारिक पत्र का होगा, यानी पत्र का होगा, जिसमें विकल्प होगा। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में से कोई एक आपको करना होगा जो 5 अंक का होगा। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न होगा, जो कि व्यावहारिक लेखन का होगा। और व्यावहारिक लेखन के जो ये 5 बिंदु दिए हुए हैं, ये बिंदु आप अभिव्यक्ति और माध्यम जब पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे बिंदु दिए हुए हैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन इनको शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ। प्रतिवेदन होता है, कोई भी कार्यक्रम संपन्न होता है और उसके बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है या सिलसिलेवार उसका ब्यौरा या उसका विवरण दिया जाता है, उसे प्रतिवेदन कहते हैं। प्रेस विज्ञप्ति होती है कि आपके कार्यालय में या आपके घर में या आपके विद्यालय में कोई कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले हम प्रेस वालों को यानी प्रिंट मीडिया वालों को या चैनल वालों को पूर्व सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है, आप आइए और इसकी कवरेज लीजिए। तो जो सूचना हम भेजते हैं उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। उसके बाद परिपत्र होता है, इसे इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं, यानी कोई भी सूचना जब आम जन तक पहुंचाई जाती है या ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाई जाती है और लिखित में पहुंचाई जाती है, उसको परिपत्र कहते हैं। आमतौर पर ये कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, ऑफिसेज में, यानी कोई भी सूचना जब निकालनी होती है लिखित में निकाली जाती है और सबके उसमें हस्ताक्षर लिए जाते हैं। उसके बाद है कार्यसूची। जब कोई भी मीटिंग की जाती है, बैठक की जाती है, तो उस बैठक से पूर्व जब परिपत्र दिया जाता है, लोगों को सूचना दी जाती है, उस समय उस मीटिंग का एजेंडा भी साथ में दिया जाता है, यानी वो सब बिंदु दिए जाते हैं जिन बिंदुओं पर मीटिंग में चर्चा होनी है। तो उन बिंदुओं की जो लिस्ट बनी होती है, जो सूची बनी होती है, उसे कार्यसूची कहा जाता है। फिर है कार्यवृत्त।
कार्यवृत्त को इंग्लिश में मिनट्स कहते हैं। और कोई भी बैठक जब संपन्न हो जाती है, कोई मीटिंग जब कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद उस मीटिंग का जो विवरण लिखा जाता है, जो वर्णन किया जाता है, वह कार्यवृत्त कहलाता है। तो ये 5 चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। इनमें से यानी इन पर आधारित प्रश्न होंगे, विकल्प के साथ होंगे, यानी 3 अंक वाले में 2 होंगे, फिर 2 अंक वाले में भी 2 होंगे, जिनमें से एक एक आपको करने होंगे। तो इस तरह से एक प्रश्न 3 अंक का होगा और एक प्रश्न 2 अंक का होगा। कुल मिलाकर के 5 अंक का इन 5 चीजों में से आएगा। उसके बाद छठा प्रश्न है शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। शब्दकोश डिक्शनरी को कहते हैं, और शब्दकोश को आप जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको स्वर और व्यंजन का ठीक से ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उनका क्रम भी पता होना चाहिए। तो उसका क्रम जब तक आप नहीं देखेंगे, स्वर व्यंजन को आप ठीक से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक ये 5 नंबर के प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुविकल्पीय होंगे, एक एक अंक के होंगे। इस प्रकार से 5 अंक के प्रश्न शब्दकोश से संबंधित होंगे। और इसके लिए स्वर और व्यंजन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 7वां प्रश्न है जनसंचार माध्यम एवं पत्रकारिता। जनसंचार माध्यम मास मीडिया होता है और इसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आते हैं। तो इनसे रिलेटेड या इनके विविध आयाम या विविध घटक हैं, उन पर आधारित प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। 3 अंक का एक प्रश्न होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से 5 अंक के जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके बाद खंड ग शुरू होता है, जो कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक जो मुख्य पुस्तक है हमारी, आरोह भाग 1 है, जो 11th में चलती है। इसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। तो सबसे पहले हम काव्य खंड देखते हैं। काव्य खंड 15 अंक का आएगा, जिसमें जो 8वां प्रश्न होगा या काव्य खंड का पहला जो प्रश्न होगा, किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न। यानी 2 काव्यांश आपको दिए जाएंगे, आपकी पढ़ी हुई कविताओं में से थोड़ी थोड़ी कविता, थोड़ा थोड़ा अंश प्रश्न पत्र में दिया जाएगा और उसके भावार्थ से संबंधित। अर्थ ग्रहण से तात्पर्य है कि उस कविता का क्या अर्थ निकलता है, क्या भाव निकलता है। तो उस भावार्थ से संबंधित कि उसका कितना अर्थ आपने लिया है, क्या आप समझे हो, उस पर आधारित 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। इस तरह से 6 अंक का भावार्थ आएगा। फिर अगला प्रश्न जो होगा, प्रश्न पत्र का 9वां प्रश्न, वो काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित होगा। यानी ये भी पठित काव्यांश होगा। एक पठित काव्यांश 8वें प्रश्न में आएगा, फिर अगला पठित काव्यांश 9वें प्रश्न में आएगा। और काव्यांश के सौंदर्य बोध पर आधारित, यानी जो शिल्प सौंदर्य होता है, जो कला पक्ष होता है कविता का, उस पर आधारित, जिसमें भाषा, छंद, शैली, अलंकार, रस, गुण, ये सब चीजें आती हैं। तो इन पर आधारित प्रश्न होंगे, जो कि 2 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के होंगे। इस तरह से 4 अंक का सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न होंगे। फिर 10वां जो प्रश्न होगा, जो पठित कविताएं हैं सिलेबस में, उनके विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 3 अंक का होगा, एक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 5 अंक का कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये 6, 4, 10 और 5 15 अंक हो गए। इसके बाद गद्य खंड देखिए। गद्य खंड 15 अंक का होगा, जिसमें 11वां प्रश्न है, पठित गद्यांश होगा। गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि 2-2 अंक के 3 प्रश्न होंगे। यानी दिया हुआ जो गद्यांश होगा, उसका अर्थ आप कहाँ तक समझे हैं, उस पर आधारित प्रश्न होंगे। उसको पढ़कर आपको देने हैं, 6 अंक के होंगे। 12वां प्रश्न पाठों की विषय वस्तु पर आधारित, यानी गद्य खंड के जो पाठ आपके पाठ्यक्रम में हैं, आपने पढ़े हैं, उनकी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे। 3-3 अंक के 3 प्रश्न होंगे, यानी 9 अंक का ये हो जाएगा। तो 9 और 6 15 अंक का आपका गद्य खंड हो गया। उसके बाद वितान भाग 1, जो कि पूरक पुस्तक के रूप में आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में है। इस पर आधारित 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पाठों की विषय वस्तु पर आधारित होंगे प्रश्न।
3-3 अंक के 2 प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर 10 अंक का वितांश आएगा। फिर खंड घ जो कि विद्यालय स्तर पर होगा, यानी विद्यालय अपने लेवल पर 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य देगा। 20 अंक विद्यालय से दिए जाएंगे, जिसमें परियोजना कार्य 10 अंक है और श्रवण और वाचन कौशल पर आधारित जो आपकी परख होगी वो भी 10 अंक की होगी। तो 10 और 10 मिलाकर के घ खंड 20 अंक का होता है। इस प्रकार से 100 अंक का आपका पेपर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो जैसा कि आपके सिलेबस में काव्य खंड में 10 चैप्टर हैं और गद्य खंड में 10 चैप्टर हैं, इनमें से 4-4 पाठ हटा दिए गए हैं। सबसे पहले काव्य खंड के देखिए। काव्य खंड में जो पथिक कविता है वो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है। ये कविता सिलेबस से हट चुकी है। अगली कविता त्रिलोचन जी की है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ये कविता भी पाठ्यक्रम से हट चुकी है। अगली कविता वचन है, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। 2 वचन हैं जो कि अक्क महादेवी जी द्वारा लिखित हैं। ये दोनों वचन भी सिलेबस से हट चुके हैं। उसके बाद अगली कविता अवतार सिंह संधू यानी पाश की कविता है, सबसे खतरनाक। ये कविता भी अब सिलेबस से हट चुकी है। उसके बाद गद्य खंड पर आइए। अपू के साथ 2.5 साल सत्यजीत राय की पथेर पांचाली फिल्म से संबंधित ये पाठ अब पाठ्यक्रम से हट चुका है। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा की आत्मकथा का ये अंश था, ये भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी का व्यंग है, ये भी सिलेबस से हट चुका है। और रजनी जो पटकथा है सिलेबस में, ये भी मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखित है और ये भी अब हटा दी गई है। आपकी जो प्रस्तावित पुस्तकें हैं उसमें आरोह भाग 1 जो कि मुख्य पुस्तक के रूप में है, एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। दूसरी पुस्तक पूरक पुस्तक के रूप में सामने आती है, वितान भाग 1 है, यह भी एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। और तीसरी पुस्तक जो 11वीं और 12वीं में एक ही पुस्तक चलती है, अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी इसके पाठ बांटे गए हैं। कुछ पाठ 11वीं में हैं और कुछ 12वीं में है, यानी पुस्तक एक ही है जो दोनों साल चलती है। ये एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। तो ये सिलेबस और जो सिलेबस हटाया गया है और जो प्रश्न पत्र का पैटर्न था, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।